ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। ये संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, वहाँ भी फायदा मिलता है। इंटरव्यू में भी आप लोगों को फायदा मिलता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जो शत्रु तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे मत डरो, उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी खुशामद करते हैं। जनरल आबू गौन ने ये बात कही है। अंतरिक्ष में इंटरनेट की बाजीगरी, आजकल आप देखते हैं कि अंतरिक्ष की खूब बातें हो रही हैं, अंतरिक्ष यात्रियों की भी खूब बातें हो रही हैं। तो आप देखिए, आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश या समाज होगा जो इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना कर सके। सिर्फ शहरी नहीं बल्कि निर्जन और दुर्गम इलाकों में तो इंटरनेट को और भी बड़ी जरूरत बताया जाता है और दावा किया जाता है कि इसके ना होने के कारण वहां विकास ठप पड़ा है। और जिस तरह डिजिटलीकरण पर जोर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में जो लोग डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़ेंगे उनकी पहचान ही धुंधली हो जाएगी। साथ ही अब दुनिया 2G 3G 4G से आगे निकलकर 5G और कहें कि तेज गति वाले इंटरनेट के दौर में आ चुकी है, जहां कई काम पलक झपकते पूरे कर लिए जाते हैं। हालांकि इंटरनेट में तेजी लाने के लिए इस किस्से में दिमाग को दिग्भ्रमित करने वाली समस्याओं का उल्लेख किया जाता है और जिसमें लोग इंटरनेट का सार्थक इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा व्यर्थ की सामग्री, रील आदि देखने, सुगम सुनने में बिता रहे हैं। तो भी कई महत्वपूर्ण कार्यों में तेज इंटरनेट की जरूरत को अनिवार्यता बताया जाता है। और देखिए, एक और बात बता दूं, आप लोग देखिए, इंटरनेट एक दिन हमारे फोन में ना चले तो ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया उजड़ गई। और मैंने कहा कि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसके दो पहलू होते हैं। अब इसका आप लोग फायदा भी उठा सकते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा उठा रहे होंगे। आप बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर से बैठकर आप लोग कोई भी कोचिंग अटेंड कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और उसका फायदा भी हो। दुरुपयोग करना है तो लोग 3-3 4-4 घंटे रील में जो जा रहे हैं, रील देख रहे हैं, दुनिया भर के वीडियो देख रहे हैं, तो उससे भी उनका बर्बाद हो रहा है। तेज गति वाले इंटरनेट की जरूरत का संदर्भ भारत की दो निजी दूरसंचार कंपनियों का अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से हुए समझौते से जुड़ता है, जिसमें उपग्रहों से संचालित बेहद तेज गति वाले इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। हालांकि इस सुविधा से आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश में मौजूदा दरों और इंटरनेट तक गरीबों की पहुंच के तत्वों को की रोशनी में हम कवायद कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली मुहिम ज्यादा लगती है। और आप देखिए, इसके फायदे नहीं हुए डिजिटल इंडिया के। आप देखते हैं कि अब हमें बैंक नहीं जाना पड़ रहा है। मैं कई सालों से आप देखिए बैंक नहीं गया हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि आपका फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसी से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। अब रिचार्ज के लिए हमें कहीं दुकान पर नहीं जाना पड़ता है, हमें रिजर्वेशन करवाने के लिए रेलवे स्टेशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपने घर बैठ के अपने फोन से आराम से कर लेते हैं। बहरहाल, जहां तक बात देश की दो दूरसंचार कंपनियों के एलन मस्क की कंपनी के साथ हुए समझौते की है, तो इस बारे में एक नजरिया यह है कि इससे देश के करोड़ों लोग तेज गति वाले इंटरनेट की सुविधा हासिल कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि स्टारलिंक का अंतरिक्ष में तैनात हजारों उपग्रहों का संजाल शहरों, कस्बों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण बेहद दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकेगा, जहां अभी इंटरनेट का कोई जरिया नहीं है। मौजूदा स्थिति यह है कि स्टारलिंक के 7,000 उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात हैं, जो पारंपरिक तरीके से उपलब्ध होने वाले इंटरनेट की तस्वीर को पलट कर रख देंगे। और मस्क की स्टारलिंक की जाल की बात करें तो इस समय यह दुनिया के 100 देशों में उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। और इसके बरकस भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या देखें तो लगता है कि स्टारलिंक से भारतीय कंपनियों का समझौता उपभोक्ताओं के एक विशाल वर्ग की जरूरतों को साधने के मुकाबले कारोबारी ज्यादा है। और आप देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिल रही है, तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर की नजरें हमारे ऊपर है, हमारा बाजार एक बड़ा है। इस पहलू को इंटरनेट इन इंडिया रपट 2024 के आंकड़ों से समझा जा सकता है। इस रपट के अनुसार 2024 में भारत में सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 88.6 करोड़ थी। इसमें सालाना वृद्धि दर को जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल यानी 2025 के अंत तक देश में 90 करोड़ लोग इंटरनेट आप देखते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखिए, अगर अंतरिक्ष की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल से परे एक विशाल 3 आयामी स्थान है, जिसमें तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं ना, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। और इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट तेज
तेजी से प्रसार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि फिलहाल ग्रामीण इलाकों में 48.8 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जो देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55% है। फिर भी आकलन कहते हैं कि देश की 40% जनता के पास इंटरनेट तक पहुंच का कोई साधन नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि खरीद क्षमता ना होने के कारण, स्मार्टफोन हासिल ना होना और बिजली का कोई स्रोत उपलब्ध ना होना। और आप देखेंगे कि एक और कारण यह है कि ऐसे लोग देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जहां पारंपरिक तरीके से इंटरनेट पहुंचना मुश्किल रहता है। इंटरनेट की पहुंच देने के पारंपरिक तरीकों में सेल्यूलर टावर नेटवर्क, फाइबर केबल नेटवर्क दो ही उपाय हैं। मौजूदा वक्त में इन्हीं दोनों तरीकों से दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों तक इंटरनेट पहुंचाती है और इनमें इमारतों की छतों पर लगे टावर से नजदीकी इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा दी जा सकती है। आमतौर पर इसकी गति धीमी होती है और इसके मुकाबले फाइबर केबल से अपेक्षाकृत तेज गति वाला इंटरनेट मिलता है। लेकिन दूर दराज और पहाड़ी, रेगिस्तानी, दुर्गम इलाकों में भूमिगत फाइबर केबल बिछाने या फिर सेल्यूलर टावर लगाने पर होने वाली खर्च की भरपाई तभी हो सकती है जब उनके जरिए इंटरनेट सेवाएं लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके मुकाबले दुनिया के किसी भी हिस्से तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सुविधा देने के लिए टावर लगाने या फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उपग्रहों का नेटवर्क कायम करने का खर्च पारंपरिक नेटवर्क के मुकाबले 10 गुना ज्यादा महंगा है। इसलिए यहाँ असली सवाल कंपनी की लागत और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत का पैदा होता है। फिलहाल मस्क की कंपनी ने लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट तकनीक के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने के वास्ते अंतरिक्ष में उपग्रहों का संजाल बिछा रखा है। इन उपग्रहों से मिलने वाले, ये आप देखते हैं कि संकेत को जमीन पर, घर, दफ्तरों या फिर चलते फिरते वाहनों तक में डिश और राउटर लगाकर आसानी से पकड़ा और तेज गति वाला इंटरनेट हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इसे आजमाने की कीमत काफी ज्यादा है। अनुमान है कि भारत में इसके लिए ग्राहकों को 3,500 से 4,000 रुपए प्रतिमाह चुकाने पड़ सकते हैं और इस आकलन का आधार पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक द्वारा दी जा रही सेवाओं का शुल्क है। या 23 Mbps की गति वाले इंटरनेट के लिए हर महीने 3,009 गित्रुम यानी भूटानी मुद्रा चुकाने होते, जबकि 110 Mbps की गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के लिए 4,200 गित्रुम चुकाने होते हैं। भारतीय रुपया भूटानी रुपया की कीमत लगभग एक जैसी, इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी तकरीबन इतनी ही रकम चुकानी होगी। ऐसे में प्रश्न है कि पहले से ही महंगी हो चुकी इंटरनेट सेवाओं से त्रस्त हमारे उपभोक्ता क्या तेज गति वाले इंटरनेट के लिए और ज्यादा रकम चुका सकते हैं? उस हालत में है क्या? साथ ही जिन दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने की बात हो रही है, वहां की ज्यादातर जनता गरीब है, बेसामान्य इंटरनेट का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं। इंटरनेट की अच्छी गति पाना हर नागरिक का अधिकार हो सकता है और जिस ढंग से लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, उसमें यह और जरूर हो गया है कि मगर यहाँ ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में पहले ही उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को अत्यधिक महंगे इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में लोग फिर से इंटरनेट विहीन दिनचर्या की ओर मुड़ सकते हैं, भले ही उन्हें इसका खामियाजा क्यों ना उठाना पड़े। फिलहाल हमें इंटरनेट सेवाओं के बदले परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये छूटती दहलीजें, ये आप देखते हैं कि बच्चे जब कुछ समझने लगते हैं तो आमतौर पर घर घर खेला करते हैं और बचपन में भी अपने बनाए घर यानी कि मिट्टी रेत के घरौंदे के लिए आपस में लड़ भी बैठते हैं, एक दूसरे के घर तोड़ दिया करते हैं, सब लड़कपने में, कभी बचपने में भी। और मगर बड़े होते हैं तब बहुत कुछ समझने लगते हैं, घर की अहमियत, उसके मतलब, वो घर के सदस्यों का महत्व भी जानने लगते हैं। साथ ही कई बार अपना हक भी बताने लगते हैं और पूरे घर को सिर पर उठा लेना शायद यहीं से शुरू हुआ हो। और मगर इस बीच इस बात का एहसास भी घर में जीवन का माहौल बनाता रहता है। घर के सभी लोग खुशहाली और भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का निर्वाह करते हैं। उधर शहरों में आने वाले अधिकतर लोग भले ही गांवों के घरों को छोड़कर आए हों या फिर उन्हें बेचकर, पर असल में ये आए तो है अपने सपनों को साकार करने। और तब ये परम आवश्यक भी दिखता है कि घर के बदले घर बन जाए। रहने से घर की अहमियत होती है, फिर भी वहाँ बहुतों को वह ऊंची इमारतों में बने फ्लैटों में रहते देखा जाता है, जहाँ पर यह अपने कम
दिखते हैं और बेगाने अधिक दिखते हैं। आधे अधूरे रिश्तों में दिखते लोग अपनी तरह की जिंदगी जीते हैं। देखा जाए तो इनकी एक अलग पहचान होती है, संस्कृति और समाज अलग है, और इनके सब काम अब आधुनिक जीवन शैली के बीच आमतौर पर ऑनलाइन होते हैं। व्हाट्सएप ऐप पर रात दिन इस तरह से रहने वाले लोग करें तो करें क्या और कैसे। वक्त की कद्दानी ने इन्हें एक तरह से वक्त का ही गुलाम बना लिया। यह बात उन घरों की चल रही है जहां हमारे दो या दो हुआ करते हैं, और इन लोगों का खाना पीना ज्यादातर बाहर होटलों रेस्टोरेंट में होता है। घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं होता है, ना इन्हें किसी का इंतजार करना होता है। और इस जीवन शैली में रहने वाले ज्यादातर लोगों की यह स्थिति सताती नहीं है, क्योंकि वे इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। कभी कभी समझ से परे लगता है कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने बस पति बच्चे पोतों में रमकर, पर वे अपने घर मायके को कभी नहीं भूलती है। और जब तक या फिर कभी किसी बात बेबात पर या फिर गुस्से में अपनी माँ का घर याद हो जाता है। और घर का बखान करने का अभिप्राय यहाँ यह है कि आज के दौड़ते भागते समय में बहुत से लोगों ने घर को, आप देखते हैं कि क्या, दरकरार कर दिया। जो काम पहले घरों से शुरू हुआ करते थे अब बाहर से बाहर हो गए हैं, और बाहर हो रहे हैं, बल्कि बाहर ही हो रहे हैं। कई जगहों पर आप देखिए व्यवस्थागत रूप से शादियां या फिर आप देखिए पार्टियां घर को छोड़कर भव्य समारोह भवनों में हुआ करती थी। पैसे के आगे रिश्ते नाते रीति रिवाज यहाँ तक कि अपनी परंपराएं भी वौनी हो गई लगती, और घर को भुला दिया जा रहा है। घर की देहरी पर कभी बारात आती थी या फिर लड़की की विदाई घर से होती थी, अब ये बिसरा दिया गया। शुरू में बच्चों में घर घर खेलने की बात केवल यह जताने के लिए की गई थी कि घर का अपना कितना महत्व और रुतबा होता है। क्या होता है? रुतबा होता है। और इसमें आप देखेंगे कि महज 4 दीवारी में बने स्थान को घर नहीं कह सकते हैं, और इसके लिए उसकी छत मतलब मान मर्यादा होती है। समय समय पर उसे उचित सम्मान देना पड़ता है। एक गरिमामय उपस्थिति के लिए उसे उसी के रंग में तैयार करना पड़ता है। यूं भी और हम सारी दुनिया में खूब घूम लें और सैर सपाटा कर आए, पर जो सुकून दिल की तसल्ली घर लौटकर आने से मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती है। घर आते ही जूते चप्पल कपड़े लत्ते कहीं रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर है अपना। पिछले दिनों एक विवाह का निमंत्रण मोबाइल पर आया, जिसे किसी कारणवश समय पर देखा नहीं जा सका। फोन पर जब बताया गया तब मोबाइल खोलना पड़ा। एक परिचित की बिटिया के विवाह का कार्ड था। होटल विवाह का ब्यौरा दर्ज था, शाम के 3 बजे से 8 बजे के बीच। इस बीच विवाह की सभी रस्में भी होगी और साथ ही साथ नमकीन भी बांटे जाते रहेंगे, और आखिर में खाना, यानी सब काम होटल में। बेचारे घर देहरी भुला गए। ये बात अब घर घर की कही जा सकती है। घर के बच्चे अब बाहर के लगने लगे और बाहर के अपने पराये में अंतर मिट गया। पेट पीठ प्रदर्शन के इस जमाने में किस किस की बताएं, किस किस की छिपाएं, समझ नहीं आता है, और कहीं कहीं तो पता ही भी नहीं रहता। इस संदर्भ में को बढ़ाते हुए इस बात पर गौर किया जा सकता है कि समय की कमी के दौर में फेरों के वक्त को आज के नवयुवक कैसे बर्दाश्त करते हैं। यह समझने वाली बात है जिन्होंने रीति रिवाज और परंपराओं को वगल कर दिया हो, वे क्या जाने और क्यों जाने। वैसे भी जिन्होंने माँ बाप को मजबूर कर दिया हो, गांव जमीन को दरकरार कर दिया हो मात्र अपने सपनों की खातिर, वे क्या जानेंगे कि घर के बारे में। बचपन से जो घर मन मस्तिष्क में एक मंदिर की तरह जमा था, लगता है जमाने की सभा ने घर को बेघर कर दिया। क्या कर दिया? बेघर कर दिया। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये अधिकार अनधिकार राज्य सरकार और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है। अभी जो आप देखते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कि बातें हो रही है इसकी। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल का दुरुपयोग होता रहा है। जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तो फिर राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा याद दिलाई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए।
और आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है जो चुनी हुई सरकार के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब 1.25 साल पहले विधानसभा में 12 विधेयक पारित कराए थे, उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा। उनमें से 2 विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, 10 को वापस लौटा दिया गया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को दोबारा पारित करा लिया गया, मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय उनके अपने पास दबाकर रख लिया। और देखिए, सरकार चुनी होती है जनता के द्वारा, तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना होता है। 5 साल के भीतर फिर उन्हें 5 साल में कहां जनता के बीच जाना होता है, विभिन्न चुनाव में जाना होता है। लेकिन राज्यपाल तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, और आप देखते हैं किसका आदमी होता है, केंद्र सरकार का आदमी होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि थावरचंद गहलोत का नाम सुना होगा, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। वो एक समय बीजेपी के नेता हुआ करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करते होंगे। और आप देखेंगे यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दोबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया गया, मगर राज्यपाल ने इस निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया। और आप देखिए वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन आप देखिए उन्हें दोबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, वरना उसके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस तक सख्त टिप्पणी की वजह स्पष्ट है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु बल्कि उन तमाम राज्यों में जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, ये आप देखेंगे कि सरकारें हैं और राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौकों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। 5 राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में आप देखेंगे कि बेवजह आप देखते हैं कि बेवजह अड़ंगा डालते हैं। विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबाकर बैठ जाते हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और संवैधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आया। यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जब से इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्त किया जाने लगा, वे राज्यपाल के दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलील प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है। जहां भी केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें वहां राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के कामकाज में सहयोग और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करने तक है, न कि राजनीतिक गतिविधियों में अनाधिकार प्रवेश कर केंद्र की इच्छाओं को घोषित करना। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी इसी प्रवृत्ति पर प्रहार है, पर राज्यपाल इसे कितनी गंभीरता से ले कहना मुश्किल है। और आप लोगों को याद होगा, ये आप देखिए तमिलनाडु की बात हो रही, कहा कि तमिलनाडु की बात हो रही। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। जहां जो आप देखिए जगदीप धनखड़ है, आज उपराष्ट्रपति है, वो एक समय राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के? ये आप देखें वहां के पश्चिम बंगाल के। उनके बीच और ममता बनर्जी के बीच कितनी टकराहट देखने को मिलती थी मनमाने के मुकदमे, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब बढ़ चढ़कर कर रही है, मगर जमीन पर भी दावे खोखले ही निकलते रहे। अपराध के खिलाफ उनकी कार्रवाई की वास्तविकता यह है, वीआई नियम कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होते हुए कुछ और है, लेकिन उसे कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस रवैये के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत की पीठ ने इसे कानून शासन का पूरी तरह पतन करार देते हुए कहा, यह प्रथा गलत है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का, ये आप देखते हैं कि कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते हैं उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस हद तक मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है। केवल पैसा न लौटाने को क्या ऐसे कानून के दायरे में रखा जा सकता है जिसे अपराध घोषित कर दिया और उसी मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस
पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज दीवानी मामलों की फौजदारी के मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपनाकर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है? अगर खुद पुलिस महकमे और उसके अधिकारी नियमों को इस तरह ताक पर रख दे रहे हैं तो आपराधिक मामलों में उनकी कार्रवाइयां कितनी विश्वसनीय मानी जाएंगी? तो इस तरह से आप देखेंगे कि जनसत्ता में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, एडिटोरियल हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।